सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम था उसका जो लेक्चर नंबर 2 है उसको क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी जो साइंस का बैच है ये बैच अपन स्टार्ट कर चुके हैं। इस बैच में सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी को लिया था एंड बायोलॉजी के अंदर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन 4 आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स को देख चुके हैं। आज वाला जो अपना लेक्चर रहेगा इसमें जो बाकी की आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बच गई, उनको अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाली एग्जाम के लिए। तो चलिए अपन अपना जो टॉपिक है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अपन देख रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उनके अंदर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अपन ने देख लिया है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है इसको देख लिया है, पैराथायराइड ग्लैंड को देख लिया है एंड जो आपकी थाइमस ग्लैंड है इसको देख लिया है। मतलब इन सबको अपन ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देख लिया है। अब बच गई आपकी 4 बाकी की, और पीनियल हो गई, पेनक्रियास हो गई, एड्रिनल हो गई एंड आपकी गोनेड्स हो गई। ये जो 4 बच गए हैं इनको आज वाले लेक्चर के अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पीनियल ग्लैंड के बारे में। अब पूछ लिया जाए कि भाई पीनियल ग्लैंड के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, तो याद रखना जो आपकी पीनियल ग्लैंड है इसको ह्यूमन की क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है वो यही है कि भाई बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है, तो वो आपकी कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो ह्यूमन की जो थर्ड आई है बोले तो जो तीसरी आंख होती है वो कौन सी होती है, वो भी आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो ब्रेन सेंड है, ये ब्रेन सेंड किसको बोला जाता है, तो याद रखना मस्तिष्क की रेत भी किसको बोला जाता है, आपकी पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई इसको बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोला जाता है। देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के पीछे का रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि एक टाइम मतलब आपको मतलब ये ले लीजिए कि दोपहर के अंदर या मतलब रात के जैसे 12 बज जाते हैं, 11, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, तो आपको नींद आने लग जाती है। ऐसे ही सुबह 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए तो आप उठने लग जाते हैं। मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो दिन है इसका जो पूरा का पूरा जो साइकिल है इस साइकिल को कंट्रोल कौन करती है, आपकी पीनियल ग्लैंड करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। इसके अलावा इसको तीसरी आंख भी बोला जाता है। अब इसको थर्ड आई क्यों बोला जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो जन्म से अंधे होते हैं उनको आप देखिए कि वो मतलब अंधे होते हैं फिर भी वो किसी चीज मतलब यदि उनको एक रास्ते से ले जाया जाए तो वो उस रास्ते को वापस से पहचान लेते हैं, किसी भी चीज को स्पर्श करके देख लेते। तो मतलब जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, बोलते वेल डेवलप होती है, वो पीनियल ग्लैंड होती है। जिससे के कारण ही क्या करते हैं वो जो भी मतलब जो भी पाथवे होता है उस पाथवे को इजीली पहचान लेते हैं कि अपन को यहां जाना है, बीच में ये चीज है बोले तो उनके जो सेंसरी सिस्टम है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। इसके अलावा बात करें कि भाई इसको मस्तिष्क की रेत क्यों बोला जाता है, ब्रेन सेंड क्यों बोला जाता है, तो ब्रेन सेंड बोलने के पीछे का ये रीजन है कि आपको सबको पता है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है ये जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है, मतलब जैसे ही आप प्यूबर्टी एज से बाहर आ जाती है तो धीरे धीरे आपकी पीनियल ग्लैंड है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, मतलब ये इनएक्टिव हो जाती है। या बोले तो एक तरह से मान लीजिए कि मतलब ये खत्म हो जाती है। ये चीज आप बोल सकते हैं कि भाई धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। तो इनएक्टिव होने के पीछे का रीजन क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो कैल्शियम होते हैं ये कैल्शियम क्या होते हैं, जब साइंटिस्ट ने देखा कि सबसे पहले तो देखिए पीनियल ग्लैंड आपकी ये रही, जब साइंटिस्ट ने देखा तो इस पीनियल ग्लैंड के चारों जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो वैसे वैसे क्या होता है, जो कैल्शियम रहता है ये कैल्शियम यहां पर जमा हो जाता है तो पाउडर के जैसा होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया इसका, मस्तिष्क की रेत नाम दे दी, बोले तो ब्रेन सेंड इसको नाम दे दिया गया है। तो ये तो अपन टू द पॉइंट को देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होती है, स्थित कहां पे होती है। तो ये आपका कहां पर होती है, जो आपका फोर ब्रेन होता है ना, जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है उसके अंदर आपके जो डोर्सल साइड है इस डोर्सल साइड के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगी। तो लोकेशन पूछ लीजिए तो कहां पे होती है, जो आपकी फोर ब्रेन की जो एपिथैलेमस होती है वहां पर देखने को मिलती है, या फिर बोले तो जो फोर ब्रेन की जो आपकी डोर्सल साइड है वहां पर आपको पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड देखने को मिल जाएगी। तो ये अपन इसकी लोकेशन की बात कर ली।
अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन से जो हार्मोन्स है ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड से याद रखना, दो तरह के जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, आपके सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आ जाता है सेरोटोनिन हार्मोन, दूसरा आ जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। इन दोनों के अंदर ही इनका क्या है, नाम छुपा हुआ है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है भाई, आपको नींद दिलाने का काम करता है। क्योंकि अभी अपन ने क्या किया था, जो आपकी पीनियल ग्लैंड है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब कब दिन हो गया कब रात हो गई, ये सब आप अंदाजा लगा रहे थे। मतलब दिन के टाइम में तो आप एक्टिव हो जाते हैं एंड रात के टाइम में क्या हो जाते हैं, आप थोड़े से डल हो जाते हैं, आपको नींद आने लग जाती है। तो उसके लिए जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है। ये काफी एक्टिवेट रहता है। तो कौन सा हार्मोन भाई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लीप हार्मोन बोला जाता है, बोले तो नींद का हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें सेरोटोनिन हार्मोन, जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसको क्या बोला जाता है भाई, हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि उनके साथ में कितना भी बुरा हो जाए, कि भाई कितना भी बुरा हो जाए फिर भी वो लोग हंस देते हैं, फिर भी वो लोग क्या होते हैं एकदम इजीली, मतलब कि भाई हो गया जो हो गया देखा जाएगा। मतलब जो लोग जिनके पास में पॉजिटिव एनर्जी होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन है ये यदि उनके अंदर क्या हो रहा है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो कैसे भी कंडीशन हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उनके अंदर वो खुश रहते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, मतलब खुशी वाला हार्मोन बोला जाता है। तो पूछ लिया जाए कि भाई खुशी वाला हार्मोन या जो हैप्पी हार्मोन है वो किसको बोला जाता है, तो याद रखना सेरोटोनिन हार्मोन को बोला जाता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि नींद वाला हार्मोन किसको बोला जाता है, तो याद रखना जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसको नींद वाला हार्मोन बोला जाता है। इसके अलावा जो चीज मैंने अभी आपको बताई, नोट लगा के एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो भी लोग जन्मांध होते हैं, मतलब जन्म से ही जो लोग अंधे होते हैं, उनके अंदर पीनियल ग्लैंड होती है ये ज्यादा एक्टिव होती है, बोले तो ज्यादा सक्रिय होती है। इसके अलावा जो पीनियल ग्लैंड होती है आपकी कैसी होती है, प्रकाश संवेदी होती है, बोले तो फोटो सेंसिटिव होती है। ऐसे बात करें तो मतलब जिस टाइम पे प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगी, बोले तो दिन का समय होगा, उस टाइम तो पीनियल ग्लैंड आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही प्रकाश कम हो जाएगा, बोले तो रात का समय होगा, उस टाइम पे क्या होता है, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, थोड़ी सी एक्टिविटी होती है इसकी कम हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश संवेदी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि भाई ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो फोटो सेंसिटिव होती है, बोले तो प्रकाश संवेदी होती है, तो याद रखना वो कौन सी है भाई, आपकी पीनियल ग्लैंड रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेलाटोनिन हार्मोन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेलाटोनिन है। बस सेरोटोनिन के अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसको भाई हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, बोले तो खुशी वाला हार्मोन बोला जाता है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया है, मेलाटोनिन हार्मोन के ऊपर फोकस किया है। तो थोड़ा सा मेलाटोनिन हार्मोन को अपन देख लेते हैं। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसको नींद वाला हार्मोन बोला जाता है, स्लीपिंग हार्मोन भी बोला जाता है। अब क्या होता है, जो मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन होता है, जो स्रवण होता है, वो अंधेरे में तो क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस टाइम पे अंधेरा होता है उस टाइम पे तो क्या होता है, इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। एंड जिस टाइम प्रकाश होता है उस टाइम क्या होता है, इसका सिक्रेशन कम होता है। कैसे, जैसे बात करते हैं अपन, मान लीजिए कि रात के टाइम ऐसे माना जाता है कि जैसे ही रात के 12-1 बज जाते हैं उस टाइम पे ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो आपके शरीर में क्या होता है, जो पीनियल ग्लैंड रहती है ये मेलाटोनिन के सिक्रेशन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब मेलाटोनिन का सिक्रेशन आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको क्या आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का ही काम क्या है भाई, नींद दे जाना आपको होता है। अब आपने देखा होगा कि भाई सपोज कीजिए कि भाई कोई सोने वाला आदमी है, तो भाई वो 9 बजे तक सो जाएगा, 10 तक सो जाएगा, 11 तक सो जाएगा, 12 तक सो जाएगा, 1 बजे तक सो जाएगा, 2 बजे तक सो जाएगा। लेकिन जैसे ही 12-1 से 3 के बीच में का जो समय रहेगा, इसके अंदर क्या होती है, नींद खुल जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट की मतलब जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है वो काफी ज्यादा रहती है। तो उस टाइम पे क्या होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड होती है ये एक्टिव हो जाती है, या बोले तो ये क्या करती है, मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन रहता है, इस मेलाटोनिन के सिक्रेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो अपन क्या होते हैं भाई, जग जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन होगा वो हमेशा कब होता है भाई, अंधेरे के अंदर होता है, प्रकाश के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब जिस टाइम पे मिडनाइट रहेगी, बोले तो रात के लगभग 12 बज गया, बोले तो रात के समय में तो क्या होता है, आपको नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे दिन की बात करें तो दिन के जैसे ही 12 बजेंगे उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रकाश रहता है, तो क्या होता है भाई, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो आपकी नींद है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, बोले तो आप
आप जग जाएंगे। इसके अलावा ये चीज आपको याद रखनी है कि मेलाटोनिन हार्मोन का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो प्यूबर्टी होती है उस प्यूबर्टी को आने से रोकता है। अब आपने ये देखा होगा कि प्यूबर्टी कब तक रहती है, अपन लगभग मान के चलते हैं 12 से 15 साल या 16 साल अपन ले लेते हैं। ये कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। तो यहां तक क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी लड़का होता है, कोई लड़की होती है, मतलब ये इजीली एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, मतलब किसी भी तरह का एक दूसरे के अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 12-16 साल से आप ऊपर चले जाते हैं तो क्या होने लग जाता है भाई, लड़का लड़की आपस में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो वो अट्रैक्ट, मतलब जिस टाइम पे वो बच्चे थे, जिस टाइम पे वो 1 से लेके 10 साल के थे, उस टाइम पे उनमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती, किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता। तो उस अट्रैक्शन को रोकने का काम कौन करता है, आपकी पीनियल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही अपन ने बताया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड क्या हो जाएगी, इनएक्टिव होती रहेगी, बोले तो थोड़ी कम सक्रिय होती रहेगी। तो उसका रीजन क्या है, जैसे सीधी सी बात है कि इनएक्टिव होने लगी तो क्या हो गया भाई, एक दूसरे के साथ में जो बच्चे रहेंगे, मतलब जो लड़का लड़की रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ में क्या आने लग जाएंगे भाई, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होंगे, वो महसूस करने लग जाएंगे। तो उस आकर्षण को रोकने के लिए क्या होता है, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो हार्मोन होता है वो कौन सा, जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है बच्चों में किशोरावस्था अथवा लैंगिक परिपक्वता होती है, यानी उसको आने से क्या होता है, रोकने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका मेलाटोनिन रहता है, ये मेलाटोनिन क्या कर देता है, आपकी जो स्किन है इस स्किन को क्या कर देता है, हल्का कर देता है। बोले तो थोड़ा सा गोरा है, या बोले तो जो फेयर कलर है वो किसके कारण रहता है भाई, आपके मेलाटोनिन के कारण रहता है। तो याद रखना, मेलाटोनिन हार्मोन रहता है, इसी के कारण क्या होता है, आपके स्किन का रंग थोड़ा सा सफेद हो सकता है, जिसको बोले तो हल्का हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है हल्का मतलब आपका फेयर हो सकता है, गोरा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी जो अगली ग्लैंड है वो कौन सी आ जाती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है। कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। अब जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा इसको सुपर रीनल जो आपकी ग्लैंड है वो भी बोला जाता है, 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, एंड 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों के चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोला जाता है, अब आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप क्या सोच लेते हैं कि या तो मैं उसको मारूंगा या क्या कर जाऊंगा, खुद मर जाऊंगा। तो वो जो आपको डिसीजन लेने के लिए करता है, मतलब जो आपको अग्रेशन दिलाता है कि भाई यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तो वो काम किसका रहता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड का रहता है। अब कई टाइम पे ये भी तो ना, अब पता चल गया कि भाई ये आदमी तो मेरे को मारेगा, तो अब अपन को क्या करना है, यहां से भागना है। तो वो भगाने का जो डिसीजन है वो भी कौन लेता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड लेता है। बोले तो जो इमरजेंसी में जो भी काम होते हैं वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा इसको सुप्रा जो आपकी रीनल ग्लैंड है ये भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपका रीनल वर्ड है कि किससे आ जाता है, किडनी से रिलेटेड हो जाता है। अब सुप्रा मतलब क्या होता है, ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है ये किडनी के जस्ट ऊपर की साइड में केप नुमा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोला जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है। इसके अलावा इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4S का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पहले S का मतलब हो गया शुगर हो गया, दूसरे का मतलब साल्ट हो गया, तीसरे का मतलब सेक्स हो गया, एंड चौथे का मतलब क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। अब इनका क्या मतलब रहने वाला है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक ऐसे ही इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 3F में पहला तो क्या आ जाता है, आपका क्या आ जाता है, फियर आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, आपका फाइट आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है, फ्लाइट आ जाता है। मतलब डरो लड़ो उड़ो या मरो हार्मोन है वो किसको माना बोला जाता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट रहने वाला है कि 3F हार्मोन यहाँ पे का मतलब 3F जो ग्लैंड है वो किसको बोला जाता है, वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है। तो चलिए अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने क्या है, एड्रिनल जो ग्लैंड है इसकी स्ट्रक्चर, ये दोनों तो आपकी क्या आ जाती है, किडनी आ जाती है। किडनी के ऊपर आपने ताज देख रखा होगा, ताज नुमा स्ट्रक्चर है, बोले तो जो केप नुमा स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या होती है भाई, एड्रिनल ग्लैंड रहने वाली है।
चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड का कलर कैसा होता है। तो जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है ये क्या होती है, येलोविश ब्राउन कलर की होती है, बोले तो थोड़ी सी पीली भूरी कलर की आपको एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती होगी। इसका वेट पूछ लिया जाए तो 4 से 6 ग्राम तक क्या होता है, इसका वेट होता है। एंड इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो याद रखना दोनों की दोनों जो आपकी किडनी थी उसका जो आगे वाला पार्ट था, एंटीरियर पार्ट था या जो ऊपर वाला पार्ट था, वहां पर क्या होती है, हर एक किडनी के ऊपर क्या होती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मतलब किडनी आपकी कितनी है, 2 है, तो सीधी सी बात है एड्रिनल ग्लैंड पे आपकी कितनी है, 2 रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को जब काट के देखा गया, इसका सेक्शन किया गया, तो पता चला कि भाई इसके भी कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट, पहला पार्ट जो सबसे बाहर रहेगा, वो बाहर वाला पार्ट तो क्या होगा, आपका कोर्टेक्स रहेगा। बोले तो एक्सटर्नल पार्ट या जो बाहरी पार्ट रहेगा वो तो आपका कौन सा रहेगा, कोर्टेक्स वाला पार्ट रहेगा। ठीक ऐसे ही जो आंतरिक पार्ट रहेगा, अंदर वाला जो पार्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे भाई, मेडुला बोल देंगे। अब जो आपका कोर्टेक्स रहेगा, इस कोर्टेक्स के क्या होता है, 3 हार्मोन्स का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो मेडुला होता है, इस मेडुला के द्वारा भी 2 हार्मोन्स का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। ये आपकी किडनी है, ये किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। जब इस एड्रिनल ग्लैंड को ऐसे काट के देखा गया तो अंदर की साइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो ये जो इसका बाहरी वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट तो क्या आ जाता है, आपका कोर्टेक्स आ जाता है। एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, इसका मेडुला वाला पार्ट आ जाता है। एंड जो कोर्टेक्स है, इसे 3 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, मेडुला से आपके 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो अभी अपन ने बात की, इससे भाई आपके 3 तरह के हार्मोन हैं, ये हार्मोन निकल रहे हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबसे पहले तीनों हार्मोन को देखते हैं। पहला हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन बोला जाता है, जिसको कार्टिसोल्स के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा एक चीज याद रखना, देखिए यहां पर भी कोर्टिकोइड आ रहा है, यहां पर भी कोर्टिकोइड आ रहा है। तो ओवरऑल जो कोर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या होते हैं, कोर्टिकोइड हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा आ जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, इसका एक नाम और है, इसको क्या बोला जाता है, कोर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज से होता है। तो बात करें जो आपका कोर्टेक्स के द्वारा, कोर्टेक्स वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, उसके द्वारा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, ये जो कार्टिसोल हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होता है, बोले तो ग्लूकोज के उपापचय के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा सेकंड हार्मोन आ जाता है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलो का मतलब क्या हो जाता है, आपके मिनरल से रिलेटेड आ जाता है। किससे आ जाता है, मिनरल से रिलेटेड आ जाता है। मिनरल मतलब आपके जो लवण आ गए। स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था ना भाई, 3S के नाम से इसको जाना जाता है, सॉरी 4S के नाम से जाना जाता है। तो पहला शुगर आ गया, शुगर से आपका क्या आ जाता है, ग्लूकोज से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या था आपका, साल्ट वाला था। साल्ट यहां पर क्या है, साल्ट एक तरह से मिनरल ही होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन या एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करता है, जो आपके शरीर में जो साल्ट है, इस साल्ट का रेगुलेशन है, इसके अंदर काफी ज्यादा रहता है। तीसरा है इसका, इस दूसरे इसका मतलब क्या आ गया था, सेक्स से रिलेटेड आ गया। तो सीधी सी बात है, जो आपके सेक्स हार्मोन है, यानी जो आपका एंड्रोजन है एंड जो आपके एस्ट्रोजन है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके सेक्स हार्मोन होते हैं। अब सीधी सी बात है, ये दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर सीधी सी बात है भाई, एड्रिनल ग्लैंड है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, दोनों के दोनों आपके सेक्स हार्मोन में देखने को मिलेंगे, एंड्रोजन एंड आपका एस्ट्रोजन। लेकिन इनकी मात्रा है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि बात करें एंड्रोजन है, एंड्रोजन की बात करें तो जो एंड्रोजन रहेगा, ये मेल के अंदर तो क्या रहेगा, इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, एंड फीमेल के अंदर क्या रहेगी भाई, इसकी मात्रा कम रहेगी। ठीक ऐसे ही बात करें जो आपका एस्ट्रोजन रहेगा, ये एस्ट्रोजन मेल के अंदर तो क्या रहेगी, सॉरी मेल के अंदर तो क्या रहेगी भाई, इसकी मात्रा कम रहेगी। एस्ट्रोजन की मात्रा मेल के अंदर तो क्या रहेगी भाई,
कम रहेगी। एंड जो फीमेल रहेगी, इस फीमेल के अंदर क्या होती है, एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। ये चीज क्या रखनी है भाई, आपको याद रखनी है कि एंड्रोजन होगा मेल के अंदर है तो मेल में तो इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, फीमेल के अंदर क्या रहेगी, इसकी मात्रा कम रहेगी। ठीक ऐसे ही एस्ट्रोजन की बात करें तो जो आपका एस्ट्रोजन रहेगा, ये मेल के अंदर तो इसकी मात्रा कम रहेगी, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो तीनों के तीनों हार्मोन है, ये आपके कोर्टेक्स वाले पार्ट से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं। दूसरा आ जाता है आपका मेडुला वाला पार्ट। तो जो मेडुला वाला पार्ट था, इससे आपके कितने हैं भाई, 3 तरह के जो हार्मोन है, इन हार्मोन्स का क्या होता है भाई, सिक्रेशन होता है। तो तीनों तरह के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। सॉरी, इससे आपके 2 तरह के जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या होते हैं, आपके सीक्रेट होते हैं मेडुला वाले पार्ट से। कोर्टेक्स वाले से 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे। तो मेडुला वाले से बात में पहला आ जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा आ जाता है नोर एड्रेनलिन हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, मतलब ये जो भी काम करेगा, ये क्या करेगा, इसके किए हुए काम को वापस क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हार्मोन होते हैं। इसके अलावा जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसका एक नाम और है, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही इसको नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए इनके क्रिया की बात करते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या रहता है। जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है कि आपका जो शरीर के अंदर जो भी एक्शन रहेगी, जो भी क्रिया रहेंगी, इस क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको 3F के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो डरो, लडो एंड उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब फियर हो गया, फाइट हो गया एंड आपका फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, एड्रेनलिन हार्मोन को, क्योंकि ये आपके शरीर में क्या करेगा, क्रिया बढ़ाएगा। अब सीधी सी बात है, ये अपने जैसे ही अपने लेवल बढ़ाएगा ब्लड के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन, तो क्या होगा, इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी दर है, आपने देखा होगा कभी आपकी लड़ाई वड़ाई होती है तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, हार्ट है आपका जल्दी से क्या होने लग जाता है, हार्ट बीट है ये काफी ज्यादा होने लग जाती है, बीपी भी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इन सबको बढ़ाने का, इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, करो या मरो हार्मोन किसको बोला जाता है, तो वो आपको एड्रेनलिन हार्मोन को बोला जाता है। एंड कौन सी ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि बोला जाता है, वो आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड आ जाती है। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी दर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी हार्ट रेट को। इसके अलावा जो आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, बीपी रहेगा, उसको भी ये मात्रा बढ़ा देगा। ये जस्ट उसके अपोजिट होता है। अब भाई आपने लड़ लिया, गुस्सा हो गए, अब क्या होता है, उन चीजों को वापस भी तो नॉर्मल करना होता ना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपका हार्ट है, आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो हार्ट फेल हो जाता है, काफी ज्यादा जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो नोर एड्रेनलिन होता है ये इतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है। तो भाई आपका हार्ट है, इस पे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। अब प्रेशर आ गया तो प्रेशर को कंट्रोल कौन कराएगा, एड्रेनलिन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसको वापस से कम कौन करेगा, आपका नोर एड्रेनलिन हार्मोन करेगा। ये यदि सीक्रेट ही नहीं हुआ, ये होता रहा तो क्या होता है, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और आपका हार्ट क्या हो जाता है भाई, फेल हो जाता है। तो हार्ट फेलियर इसी को बोला जाता है। इसके अलावा बात करें, जो आपका नोर एड्रेनलिन हार्मोन है, ये क्या करता है, जो भी एक्शन थी, उस जो भी क्रिया थी, एक्शन थी, उसको क्या करता है, वापस नॉर्मल करने का काम करता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट जो इंक्रीज हुई थी, उसको क्या कर देगा भाई, ये नॉर्मल कर देगा, वापस से कम कर देगा। ठीक ऐसे ही जो आपकी हार्ट रेट रहेगी, इसको भी नॉर्मल करके कम कर देगा। एंड इसकी जो आपकी बीपी रहेगी, इसको भी क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो ओवरऑल बात करें, ये बढ़ाने का काम करता है, ये उसको वापस से क्या करता है, नॉर्मल करने का काम करता है। बोले तो घटा देता है जो चीज बढ़ी हुई है उसको। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, या इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जो आपका ओनली फॉर जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसी को इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में जो क्रियाएं रहती है, एक्शन रहती है, इनको बढ़ा देता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि भाई जो एड्रेनलिन होता है, जो ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हार्मोन्स के सिक्रेशन हो रहे हैं, इसके द्वारा जो जो हार्मोन निकल रहे हैं, अब उससे क्या हो सकता है, ज्यादा निकल गए तो भी प्रॉब्लम है, कम निकल गए तो भी प्रॉब्लम है। तो वो चीज अपन देखने की कोशिश करते हैं जो आपके एनसीईआरटी फोकस करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई हाइपर सिक्रेशन से, कि भाई यदि ज्यादा ही एड्रेनलिन जो हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, वो भाई आपके ज्यादा ही निकल गए, तो क्या देखने को मिलेगा।
तो पहला आ जाता है एड्रिनल विरिलिज्म। जो एड्रिनल विरिलिज्म है ये आखिरकार आपको किस में देखने को मिलेगी, तो ये आपको ओनली फॉर जो फीमेल्स रहेगी, महिलाएं रहेगी, उन्हें देखने को मिलेगी। अब आप सबको पता है यदि जो एड्रेनलिन है ना, जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन मान लीजिए कि यदि इसकी मात्रा है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपके अंदर बढ़ जाती है। मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो किसी महिला में क्या होता है, यदि जो एंड्रोजन होता है, ये एंड्रोजन की मात्रा क्या है, ज्यादा। देखिए नॉर्मल क्या होती है, महिला के अंदर जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको देखिए यहाँ पे बताया था, और फिर से देखिए रिपीट कर देते हैं। ये जो एंड्रोजन आप देख रहे हैं, एंड्रोजन क्या होता है, जो मेल होता है उसके अंदर इसकी मात्रा क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। जबकि जो फीमेल होती है, इस फीमेल के अंदर क्या होती है, एंड्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो क्योंकि एंड्रोजन है ये मेल का हार्मोन होता है, मतलब मेल को मेल बना देता है। जबकि जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या होता है, जो मेल होता है उसके अंदर तो क्या होता है, इसकी मात्रा कम होती है। जबकि जो फीमेल होती है इसके अंदर क्या होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या होती है भाई, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो मतलब एस्ट्रोजन की मात्रा तो फीमेल में ज्यादा रहेगी, एंड्रोजन की मात्रा क्या होती है, मेल के अंदर ज्यादा होती है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये वही चीज होगी कि यहां पर ये जो एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन एक्चुअल के अंदर पुरुष में ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे महिला में ज्यादा आ गया। अब महिला में ज्यादा आ गया तो सीधी सी बात है, थोड़े बहुत जो पुरुष के कैरेक्टर रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि लक्षण की बात करें, क्या देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि पुरुषों में फेस पे बाल ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर महिला के अंदर यदि एंड्रोजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई तो उनके अंदर भी जो अनवांटेड जो फेशियल हेयर है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फेस रहेगा उस पे एक्ने है, जो मुहासे है, वो मुहासे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वो क्या हो जाएगा, इसके कारण वो बेचैन एंड उनका जो स्वभाव है वो कैसा हो सकता है, गुस्सेला हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये तो अपन ने बात की थी कि इस एंड्रोजन की मात्रा यदि थोड़ी सी बढ़ जाए, अब मान लीजिए एंड्रोजन की मात्रा थोड़ी सी से थोड़ी और ज्यादा इंक्रीज होगी, मतलब नॉर्मल से थोड़ी और ज्यादा उनके शरीर में एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब आप सबको पता है कि एंड्रोजन किसके अंदर ज्यादा होता है, पुरुषों में। अब आपको पता है कि एक पुरुष का दूसरी महिला के ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों? अब एक महिला क्या होता है, एक पुरुष का दूसरी महिला पे क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। तो लेकिन यहां पर देखिए एंड्रोजन बढ़ गया, तो एक्चुअल के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई महिला का होगा उसका अट्रैक्शन दूसरे पुरुष के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन यहां पर एंड्रोजन जैसे ही बढ़ा तो उस महिला, क्योंकि एंड्रोजन किसका हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन है, तो इस महिला को क्या होता है कि कोई पुरुष पसंद नहीं आके क्या होता है, कोई दूसरी महिला ही क्या आ जाती है, पसंद आ जाती है। किसके कारण? एंड्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा बढ़ने के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, एक महिला दूसरी महिला के प्रति आकर्षण को क्या करती है, महसूस करती है, यदि एंड्रोजन की मात्रा उनमें ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, एड्रिनल विरिलिज्म बोला जाता है। चलिए अगला आ जाता है आपका गायनेकोस्टोमेटिया। जो गायनेकोस्टोमेटिया है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपको ओनली फॉर किन में देखने को मिलेगा, जो पुरुष रहेंगे उस पुरुष में देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप सबको पता है कि पुरुष के अंदर तो कौन सा था आपका, जो आपका पुरुष था, उस पुरुष में तो जो एंड्रोजन हार्मोन था वो क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहां पर पुरुष में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन की मात्रा, की एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है, महिला का हार्मोन अपने भी बढ़ गया है। तो भाई इसकी मात्रा यदि थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई तो इसके अंदर महिला वाले कैरेक्टर है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जैसे पुरुष की आवाज क्या हो जाएगी, महिला के जैसे क्या हो जाएगी, पतली या ना दिखी, थोड़ी सी मतलब कानों को अच्छी लगने वाली आवाज हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, उनके शरीर पे, क्योंकि पुरुष के शरीर पे क्या होते हैं, ज्यादा बाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया, ये ज्यादा बढ़ गया तो उनके शरीर पे बालों की संख्या भी कम हो जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के जैसे क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं वो पुरुषों के अंदर देखने को मिल जाते हैं यदि एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो नॉर्मल मात्रा बढ़ी उसका। अब मान लीजिए नॉर्मल से ज्यादा मात्रा यदि एस्ट्रोजन है इसकी ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि कोई भी पुरुष रहता है उसका महिला के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है। तो सेम यहाँ पे सीधी सी बात है, वो कौन था, एंड्रोजन हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल कर रहा था। लेकिन यहां पर महिला वाला हार्मोन बढ़ गया, बोले तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या है, यहां पर ज्यादा हो गया। तो यहां पे क्या होगा, एक पुरुष होगा वो दूसरे पुरुष के प्रति क्या हो जाएगा, आकर्षित होने लग जाएगा। किसके? तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा खेल किसका है, ओनली फॉर जो आपके हार्मोन्स रहते हैं इन्हीं का ये सारा खेल रहता है। चलिए ये चीज अपन ने देख ली। अब यहां पर मान लीजिए कि इसका क्या आ जाए भाई, हाइपोसिक्रेशन हो जाए।
अब हाइपो सिक्रेशन से क्या होगा कि भाई एडिसन रोग हो सकता है, एडिसन डिजीज हो सकता है। एडिसन डिजीज के अंदर क्या हो जाता है कि भाई शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बोले तो डिहाइड्रेशन आपको हो जाता है एडिसन डिजीज के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो गया तो सीधी सी बात है आपकी बीपी कम हो जाएगी, शरीर का टेम्परेचर है ये भी कम हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, उल्टी आने लग जाएगी एंड आपको बेचैनी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। तो ये आपका एडिसन रोग हो जाता है। अब एक चीज है वो आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए कि भाई लाइफ सेविंग हार्मोन आपका कौन सा होता है, कि मतलब कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये आपका बोल सकते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। और ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको कंबाइंड फॉर्म से क्या बोला जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बोल तो एड्रेनलिन ग्रंथि के जितने भी हार्मोन है उनका काम क्या रहता है, लाइफ को सेव करना होता है, इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात करें तो जो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड है इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। तो जो आपका पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास क्या होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो इसका बाहर वाला होता है, दूसरा इसका अंदर वाला पार्ट होता है। जो बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन पार्ट बोला जाता है, बोले तो बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि जो इनर वाला पार्ट है इसको एंडोक्राइन बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, आपका पेनक्रियास है। पेनक्रियास के अंदर आप देख रहे हैं बाहर के साइड में जो आपको गोल गोल जो आपको ये राउंड दिखाई दे रहे हैं, इन सबको क्या बोला जाता है, एसिनी बोला जाता है। ये जो बाहर वाले हैं ये आपके क्या होते हैं भाई, आपकी कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। किसका होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ये चीज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था कि भाई एंजाइम वाला पार्ट होता है। बोले तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, जो एंजाइम से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, आपको कुछ सेल्स है, ये सेल्स आपको दिखाई देगी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टापू देखा होगा, कोई द्वीप देखा होगा, उसमें क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक टापू रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए चारों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा, अंदर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी सेल्स आपको अंदर दिखाई दे रही होगी। इसलिए जो लेगरहेंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस चीज की खोज की, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया, आइसलेट्स ऑफ लेगरहेंस है वो नाम दे दिया गया। मतलब जो अंदर वाले पार्ट है, ये पार्ट कौन से होते हैं, आपके एंडोक्राइन वाले होते हैं। इनसे क्या होता है, आपके हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। याद रखना 99% तो क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो आपकी पेनक्रियास होती है। लेकिन 1% क्या होती है, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिनसे क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे कि आपकी डायग्राम देख पा रहे होंगे। अब जो आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस है, इसके अंदर इन्होंने जो बीटा सेल्स की डिस्कवरी की, डेल्टा सेल के बाद डिस्कवरी की, एंड जो आपकी डेल्टा सेल होगी, अल्फा सेल होगी, बीटा सेल होगी, इनका क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी की। अब इनको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो तो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपके हार्मोन्स का क्या करती है, वही सिक्रेशन करती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके इनर वाले पार्ट, क्योंकि आउटर पार्ट को अपन पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो आपका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है। एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, लेगरहेंस की दीपिकाएं बोला जाता है, बोल तो आइसलेट्स ऑफ लेगरहेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आती है, 3 तरह की सेल्स है, उनको अपन स्टडी करेंगे। पहली सेल तो आ जाती है आपकी अल्फा सेल। कौन सी आ जाती है, अल्फा सेल। दूसरी आ जाती है आपकी बीटा सेल। तीसरी आपके देखिए कई वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर तो जो डेल्टा सेल है, ये डेल्टा सेल को दे रखा है, जब डेल्टा सेल को दे रखा है, जबकि कुछ बुक्स में क्या है, आपकी गामा नाम से दे रखा है, गामा सेल्स भी दे रखा है। तो इन दोनों को अपन साथ में पढ़ लेंगे, मतलब इन दोनों को अपन साथ में देख लेंगे। कई जगह भाई डेल्टा दे रखा है, कई जगह गामा, तो लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी में आपकी डेल्टा दे रखा है, तो गामा को आप छोड़ सकते हैं।
अब बात करते हैं अल्फा सेल की। तो जो आपकी अल्फा सेल रहेगी, इससे एक हार्मोन निकलता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लूकागोन हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूकागोन हार्मोन बोला जाता है। जबकि जो आपकी बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको इंसुलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी डेल्टा सेल है, ये जो आपकी डेल्टा सेल है, इस डेल्टा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन बोला जाता है। तो इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो मतलब पेनक्रियाज की जो आपको एंडोक्राइन वाला पार्ट है, उससे 3 हार्मोन निकलते हैं। वो 3 हार्मोन कौन से आ गए? ग्लूकागोन हार्मोन आ गया, इंसुलिन हार्मोन आ गया और सोमेटोस्टेनिन आपका हार्मोन आ जाता है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? सीधी सी बात है, ग्लूकागोन मतलब इससे रिलेटेड है ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या होता है? मीठा होता है। तो ये आपका जो ब्लड रहेगा, उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन होता है ये वाला। जबकि जो आपका इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन, अब सीधी सी बात है कि हर चीज की अति भारी होती है तो उसको एक कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। तो जो इंसुलिन हार्मोन रहता है, ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है इसको रेगुलेट काम करता है। तो बोले तो मतलब एक तरह से मान लिया नॉर्मल रखने का काम है, रेगुलेट करने का काम है, नियमन करने का काम है, वो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। जबकि तीसरा आ जाता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। जो आपका सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, ये क्या करता है? जो भी आप फूड खाते हैं उसका क्या करता है? स्वांगीकरण, बोले तो असिमिलेट करने का काम करता है, ताकि क्या मिल सके? अपने शरीर को जो भी चीज अपन ने खाया है उससे क्या मिल सके? भाई अपन को एनर्जी है, वो एनर्जी मिल सके। तो उसका काम कौन करता है? शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का, मतलब जो भी फूड खाया है उसका फूड को असिमिलेशन करने का काम कौन करता है? आपका सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, ये वाला हार्मोन करता है। तो मेन आपको बस ये पॉइंट आपको याद रखे हैं। अब आगे यदि अपन बात करें, अब मान लीजिए ये वाला जो लाइन है, ये वाली स्लाइड, ये काफी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात करते हैं कि मान लीजिए कि ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की मात्रा ले लीजिए या शर्करा की मात्रा ले लीजिए, ये मात्रा यदि आपके शरीर में बढ़ जाती है तो आपको क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। देखिए, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा से होता है। ग्लाइसीमिया किससे हो गया? ग्लूकोज से रिलेटेड हो गया। मतलब आपके ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो आपका देखिए सीमिया, एनीमिया, लास्ट में नाम सुना होगा। एनीमिया किससे रिलेटेड आता है? ब्लड से रिलेटेड आ गया ना। और ग्लाइको मतलब किससे आ गया? ग्लूकोज से आ गया। हाइपर मतलब क्या आ गया? ज्यादा। मतलब आपके ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज की मात्रा क्या आ जाती है? हाइपर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आपको क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अब सीधी सी बात है कि अभी अपन ने बात किया था कि ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ग्लूकागोन जो हार्मोन था, जो आपके अल्फा सेल से निकल रहा था, वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहा था। लेकिन बीटा सेल से जो इंसुलिन निकल रहा था, वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। तो यहां पे सीधी सी बात है कि यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो सीधी सी बात है इंसुलिन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। इस ठीक ऐसे ही बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यदि ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो क्या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ये तो क्या आ गया? हाइपरग्लाइसीमिया आ गया। ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया आ गया। हाइपो का मतलब आ गया कमी से, ग्लाइसी का मतलब ग्लूकोज से आ गया, एनीमिया का मतलब क्या आ गया? ब्लड से रिलेटेड आ जाता है। मतलब आपके शरीर के अंदर यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? ब्लड के अंदर आपकी ज्यादा हो जाती है। चीज आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं, एक डिजीज का आपने नाम सुना होगा जिसको मधुमेह डिजीज बोलते हैं, या बोले तो डायबिटीज मेलिटस जिसको बोला जाता है। ये जो आपके डायबिटीज जो मेलिटस होता है, ये आखिरकार क्या होती है? आपकी हाइपरग्लाइसीमिया होती है। मतलब आपके शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा, बोले तो शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा यदि आपके शरीर में ज्यादा होगी तो क्या हो जाता है? आपको मधुमेह रोग, बोले तो डायबिटीज मेलिटस नामक डिजीज है, ये हो सकती है। अब सीधी सी बात है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो रही है मतलब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है। तो ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, एग्जामिनर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है,
तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, तो भी आपको क्या हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इंसुलिन की कमी होगी, मतलब ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी आपके शरीर में ज्यादा होगी। या ऐसा पूछ लीजिए कि भाई ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो गई है तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो इस तरह से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। या पूछ लिया जाए कि भाई आपको मान लीजिए हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तब भी आपको डायबिटीज या बोले तो मधुमेह डिजीज आपको हो सकती है। तो ये वाली स्लाइड तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। अब याद रखिएगा, जो आपका पूछ लिया जाए, केमिस्ट्री का सवाल है कि पूछ लिया जाए कि भाई इंसुलिन होता है, इस इंसुलिन में क्या चीज पाया जाता है, तो इंसुलिन में याद रखना जो जिंक होता है उसकी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा मतलब इंसुलिन का नाम बताइए जिसको क्या है व्यावसायिक रूप से बनाया गया, तो याद रखना कौन सा इंसुलिन है, जो आपका ल्यूमिलिन नाम का जो इंसुलिन है, इसको जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि इंसुलिन की मात्रा मतलब अपने शरीर खुद ही कर लेगा। अब शरीर में इंसुलिन की कमी है तो बाहर से अपन को क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब इंडिया में तो आप सबको पता है कि आपको हर घर में एक बंदा तो आपको क्या है डायबिटीज को देखने को मिल जाएगा। एक घर भी नहीं तो 2 घर 3 घर में तो आपको हर घर में एक न एक, मतलब ओवरऑल बात करें आपके परिवार में किसी न किसी को तो डायबिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब सीधी सी बात है, इतने सारी आबादी होगी, इतने सारे लोग होंगे तो शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी होगी, तो उसको बाहर से कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए क्या होता है, बाहर से बनाया जाता है। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, याद रखना ई कोलाई के द्वारा बनाया जाता है। अब एक ही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपके, तो याद रखना जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखना जो आपके बेटिंग एंड जो बेस्ट नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इंसुलिन की क्या की थी भाई, खोज की थी। तो ये अपने किसको देख लिया, पेनक्रियास पे। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपके गोनेट्स थे। तो जो आपके गोनेट्स थे वो गोनेट्स कौन से हैं आपके, इसके अंदर कौन आती है, ओवेरी आती है एंड आपकी टेस्टिस आती है। तो अभी अपन सिर्फ इनके हार्मोन देखेंगे, बेसिक चीज देखेंगे। बाकी जिस दिन अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इनकी स्ट्रक्चर होगी, इनकी लोकेशन होगी, सारी की सारी चीजें कवर कर लेंगे। आज इनसे जो हार्मोन्स है, क्योंकि मेन अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन पढ़ते हैं, तो इनसे जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको देख लेंगे। बाकी इनकी स्ट्रक्चर होगी, फंक्शन होगी, इनकी सब सारी जो चीज रहेगी वो अपन जिस टाइम पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे उनको अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवेरी की, कि अंडाशय की बात कर लेते हैं। तो ओवेरी सीधी सी बात है, ओवेरी किस में देखने को मिलेगी, आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगी, बोले तो महिला में देखने को मिलेगी। और जोड़ी में कैसी होती है, आपकी एक जोड़ी होती है, जोड़ी में एक होती है। एंड नंबर में कितनी होती है भाई, आपकी 2 होती है। आगे बात करेंगे इसकी लोकेशन क्या होती है, मतलब कहां पर प्रेजेंट होती है। तो याद रखना ये जो आपका एब्डोमेन होता है इस उदर गुहा के अंदर ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है महिलाओं के अंदर। अब जो आपकी ओवेरी है, इस ओवेरी से क्या होते हैं, 4 तरह के हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। पहला आ जाता है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा आ जाता है आपका प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा क्या आ जाता है, HCG आ जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक, जो आपका गाइनोट्रोपिक हार्मोन होता है, क्या आ जाता है। इसके अलावा चौथा कौन सा आ जाता है, आपका रिलैक्सेशन जो हार्मोन है ये आ जाता है। अब इनके फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनका काम क्या रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की। तो जो आपका एस्ट्रोजन रहेगा महिलाओं के अंदर, जो ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है, बोले तो जो ओवा जो अंडाणु है इसका बनाने का काम कौन करता है भाई, एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स लाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट नंबर का आपका हार्मोन हो जाता है। दूसरा आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे अंडाणु भी बढ़ गए, पीरियड्स भी आने लग गए, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी आ गए। तो अब क्या होगी, जो भी महिला रहेगी वो क्या होगी भाई, प्रेग्नेंट रहेगी। अब जो प्रेगनेंसी वाला जो हार्मोन रहता है, वो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कौन सा रहता है, आपका प्रोजेस्टेरोन रहता है। बोले तो महिला को गर्भ धारण कराने के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका कौन सा आता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। इसके अलावा अगला आ जाता है HCG हार्मोन, जिसको बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक आपका हार्मोन आ जाता है। ये हार्मोन क्या होता है कि सीधी सी बात है कि महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी क्या होती है, गर्भ जांच होती है, मतलब उसकी जांच की जाती है। वो गर्भाशय के अंदर जो जांच होती है कि भाई बच्चा कैसा है कैसा नहीं, अंदर से कैसा है, उसकी जो जांच के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन होता है, HCG जो हार्मोन होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगला आ जाता है रिलैक्सिन। जो
आपका रिलैक्सिन होता है, ये क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपका रिलैक्सिन होता है, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन रहने वाला है रिलैक्सिन। नाम से पता चल रहा है रिलैक्सिन मतलब क्या दिलाता है, रिलैक्स दिलाता है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, ओवेरी की बात। अब आगे बात कर लेते हैं अपन टेस्टिस की, पर्सन की। तो जो टेस्टिस होता है ये किसमें देखने को मिलता है, ओनली फॉर पुरुषों में देखने को मिलता है। और पुरुषों में क्या होता है, ये एक जोड़ी होता है। बोले तो नंबर के अंदर कितना होता है, ये भी आपके 2 देखने को मिल जाएंगे। इनकी लोकेशन पूछ ली जाए तो ये कहाँ होता है, जो उदर गुहा होती है, मतलब जो आपकी उदर गुहा से जस्ट बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, वर्षण कोष बोला जाता है। बोले तो स्क्रोटल जो सेक होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये शरीर से बाहर की साइड में क्यों प्रेजेंट होता है, रीजन पूछ लिया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि शरीर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37-38 के समथिंग होता है। इनको चाहिए भाई थोड़ा सा 30-35 के समथिंग का टेम्परेचर, जो स्पर्म बनते हैं उनके लिए। अब सीधी सी बात है कि शरीर तो समझौता कर नहीं सकता है कि भाई ओनली फॉर एक स्पर्म बनाने के लिए शरीर का टेम्परेचर कम कर ले, ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या है कि अपने शरीर ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया। बीच का रास्ता ये निकाल दिया कि भाई शरीर के अंदर का टेम्परेचर तो लेगा, लेकिन तेरे को कहां भेज देते हैं भाई, शरीर से बाहर की साइड में भेज देते हैं। तो बाहर की साइड में क्या होती है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको वृषण कोष बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ताकि इजीली वहां पर स्पर्म का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पर जो हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, कि मतलब टेस्टिस के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो याद रखना वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन रहता है। ये टेस्टोस्टेरोन ही क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल के अंदर, वो लाने का काम करता है। और जो शुक्राणु होते हैं यानी जो स्पर्म होते हैं, उसके बनाने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ये अपन ने बात कर ली आपके गोनेट के बारे में। अब इनके जो कंप्लीट नोट्स हैं, वो नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, अपनी पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा है प्ले स्टोर पे, अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। वहां पर आपको क्या है, ये इजीली मिल जाएगी। तो इजीली आप ये जो नोट्स है, इन नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री में रहने वाले हैं। एंड चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये आप सबके सामने प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आपको शेयर करनी है। थैंक यू।